नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। बड़ी खबर रुपेश हत्याकांड से जुड़ी हुई है। रुपेश हत्याकांड में पूछताछ लगातार जारी है। इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। 2 बिल्डर और एक जमीन कारोबारी से पूछताछ की जा रही है। 5 अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ हो रही है। पूछताछ में 6 अधिकारी समेत 15 सदस्यीय टीम शामिल है। 3 दिनों से सही दिशा में जांच चल रही है। एसआईटी का कहना है कि सही दिशा में जांच चल रही है और एसआईटी ने जल्द हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा भी किया है। 5 में से 3 संदिग्ध पटना के बताए जा रहे हैं। कई साक्ष्य भी मिलने का दावा एसआईटी की तरफ से किया जा रहा है। 3 दिनों से शास्त्री नगर के कुछ इलाकों में लगातार एसआईटी घूम रही है। अब पटना प्रमंडल में अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर यह फैसला किया गया है और इसके लिए 31 मार्च तक की तारीख दी गई है। जिला प्रशासन के साथ नगर निगम इसकी निगरानी करेगा। निगरानी समिति की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने पूरे प्रमंडल में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया और एक समय भी दिया है कि 31 मार्च तक जितने भी पटना में अपार्टमेंट, पटना के हमारे सारे प्रमंडल में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, उन सभी अपार्टमेंट्स में सीसीटीवी लगना अनिवार्य होगा। और साथ ही अगर पहले के सीसीटीवी लगे हुए हैं और खराब है तो 28 फरवरी तक उसको वो ठीक करवा ले। जिला प्रशासन, नगर निगम और स्थानीय थाने की टीम के द्वारा 15 दिनों के बाद इंस्पेक्शन शुरू किया जाएगा और उस इंस्पेक्शन के दौरान ये देखा जाएगा कि सीसीटीवी कार्यरत है या नहीं है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का पूरा खाका लगभग तैयार हो चुका है। मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से शामिल होने वाले कुछ नामों पर चर्चा भी हो चुकी है। राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उसके मुताबिक अब सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार, संभावित चेहरों पर हो चुकी है चर्चा। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर दिल्ली से पटना तक मंथन का दौर जारी है। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों पर बातचीत भी हो चुकी है। जिन नामों पर चर्चा है उसमें बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन, एमएलसी सम्राट चौधरी, बीजेपी विधायक संजय सरावगी, संजीव चौरसिया, भागीरथी देवी, नीतीश मिश्रा, प्रमोद कुमार, राणा रणधीर, कृष्ण कुमार ऋषि, संजय सिंह, नीरज कुमार बबलू और विधायक नितिन नवीन का नाम शामिल है। हालांकि इन नामों पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है। वहीं सरकार के दोनों डिप्टी सीएम भी जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह रहे हैं। हमारे पार्टी की ओर से अब कोई विलंब नहीं है। हम इतना कह सकते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कुछ नहीं है, सबका दोनों लोगों साथ में ही हम सभी लोगों का जो है नाम है और जो है उसमें जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ सत्ता के खातिर सरकार का काम रुका हुआ है। बिहार का जो है काम रुका हुआ है और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ। अब ये तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जेडीयू की तरफ से फिलहाल किसी भी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। और उधर कांग्रेस में कला थम नहीं रहा। जब से भक्त चरणदास बिहार कांग्रेस प्रभारी बने हैं, कई बार कांग्रेसियों में हाथापाई हो चुकी है। पटना और गोपालगंज के बाद बक्सर में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए।
चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस में कला थम नहीं रहा। एक बार फिर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरणदास और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा वहां मौजूद थे। विधायक संजय तिवारी और युवा कांग्रेस नेता पंकज उपाध्याय के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। माहौल बिगड़ते देख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इसलिए एक संगठन, एक समूह में एक दो व्यक्ति कुछ कह दे, उस समूह की बात नहीं बनता है। ये समझ लें। विसंगतियों को दूर करने का प्रयास होगा ना? बिल्कुल प्रयास होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, सबको एक होकर चलें और डिसिप्लिन को एनफोर्स करेंगे। आने वाले दिनों में डिसिप्लिन एनफोर्स होगा। नहीं, हम तो बाद में आए, हम तो रूम में थे, भीड़े। ठीक है, जो भी बात हुआ ये नहीं होना चाहिए, और अगर होना, बात कोई अलग नहीं थी, बात जो हो रही थी उसको शालीनता से भी किया जा सकता है। इससे पहले आरा, गोपालगंज और पटना में भी कांग्रेसियों ने बड़े नेताओं की मौजूदगी में हंगामा किया था। नेता बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये साफ लगता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में ना तो अनुशासन है और ना ही बड़े नेताओं के लिए सम्मान। लगातार हंगामे और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई से आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा विवाद विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर है, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंगेर में एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन इस बार मिनी गन फैक्ट्री शहर, गांव या द्वारा इलाके में नहीं, बल्कि जंगली एरिया में मिला है, जो हैरान करता है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध मिनी गन फैक्ट्री में कारीगर का काम करते थे। पकड़े गए ये अर्धनिर्मित पिस्टल अगर बनकर तैयार हो जाते तो क्या होता? ये पिस्टल अगर अपराधियों तक पहुंच जाते तो क्या होता? समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने ऋषिकुंड जंगल में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। मुंगेर पुलिस और जमालपुर एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ऋषिकुंड जंगल से 5 अर्धनिर्मित हथियार, मैगजीन, बैरल के साथ हथियार बनाने के सामान बरामद हुए हैं। ऋषिकुंड जंगल में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा होना अपने आप में हैरान करता है, क्योंकि अवैध रूप से हथियार बनाने वाले गिरोह ने जंगल की ओर रुख कर दिया है। क्योंकि जंगली इलाकों में पुलिस की गश्ती ना के बराबर होती है। इसी का फायदा उठाकर गन फैक्ट्री चलाने वाला गिरोह अब जंगल को अपना नया ठिकाना बना रहा है। ऐसा लगता है कि हथियार बनाने वाले गिरोह और नक्सलियों का नया नेक्सस जंगल की आड़ में पनपने लगा है। अगर ऐसा है तो ये बेहद खतरनाक संकेत है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। यहां शराब पीना और बेचना दोनों मना है, लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें आई हैं वो शराबबंदी की पोल खोल रही हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने दियारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। और पीने पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर दियारा इलाके की हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान खेत से अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चालाकी से अवैध शराब बनाई जा रही थी। लेकिन अफसोस कि यहां से पुलिस एक भी तस्कर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस ने शराब बनाने के कच्चे माल और भट्टियों को नष्ट कर दिया है।
अब जरा लखीसराय की तस्वीर भी देख लीजिए। नक्सल प्रभावित इलाके में देशी शराब का गोरख धंधा उद्योग की शक्ल लेता जा रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर भट्टियों को ध्वस्त करने का दावा तो करती है, बावजूद इसके देसी शराब बनाने का धंधा बदस्तूर जारी है। लखीसराय पुलिस ने यहां से 70 लीटर देसी शराब, 750 किलो जावा महुआ को जब्त किया है। यहां भी पुलिस के हाथ एक भी तस्कर नहीं लगे। जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में एक मां ने ही बेटी की जान ले ली, जिसका शव तालाब में बरामद किया गया। दरअसल महिला गर्भवती थी और जांच में पता चला कि उसे फिर बेटी होने वाली है। इसी को लेकर उसने अपनी पहली बेटी को घर के पीछे तालाब में फेंक दिया और इसके बाद बच्ची के किडनैपिंग की बात कही, लेकिन पुलिस की पूछताछ में सब कुछ साफ हो गया। पुलिस ने अवैध तरीके से भ्रूण जांच करने वाले नर्सिंग होम संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जारी रखी और थाना अध्यक्ष और एएसआई आर.के. सिंह इन लोगों ने जब इनकी मां से पूछताछ की तो इनकी मां ने स्वतः यह स्वीकार कर लिया, उसी स्थल पर अपने घर में स्वीकार कर लिया कि इन्होंने अपने बच्ची को खुद पीछे एक आपको तालाब है वहाँ पे इन्होंने अपनी बच्ची को फेंक दिया था, जिसके कारण बच्ची की मृत्यु हो गई थी। 2 बच्चियाँ हो चुकी थी और एक और जो बच्ची जो पेट में थी वो भी इन्होंने इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिया था, जिसके तहत डॉक्टर ने इनको बता दिया था कि वो भी लड़की है। तो यही सामाजिक चीज़ों में बंद कर और पैसे की कमी से जो भी इनकी दिक्कतें रही होंगी, इन्होंने अपनी बच्ची को कल की रात मार दिया। मुजफ्फरपुर में बच्चे को ठोकर मारने के विवाद में एक किसान की हत्या कर दी गई। किसान लालू राय को पहले चाकू से गोदा गया और फिर गोली मार दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला गायत्री देवी के साथ उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक और आरोपी चंद्रशेखर की तलाश की जा रही है। दरअसल लालू राय के पोते को गायत्री देवी के बेटे ने बाइक से ठोकर मार दी थी। लालू अपने जख्मी पोते के इलाज का खर्च गायत्री देवी से लेना चाहते थे। इसी को लेकर विवाद हुआ और लालू राय की हत्या कर दी गई। और मोनू को देखे गायत्री देवी के हाथ में छुरी रखे, चंद्रशेखर पिस्टल मारा मेरा सामने, चच्चा के मुंह जड़ रहा, आवाज नहीं निकल रही, बोलेगा तो आपों को मार देंगे। आप वहीं पर थे? हाँ, हम दौड़ते गए, गोली फायरिंग किया था, हम लोग पीछे हट गए। इस संबंध में 4 लोगों के विरुद्ध में कांड दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा छापामारी करके 3 व्यक्ति की नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक व्यक्ति के विरुद्ध अभी छापामारी चल रही है। मुंगेर में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसानों की जमीन गंगा पुल के अप्रोच रोड के लिए ली गई है। किसानों का कहना है कि जमीन के लिए उन्हें 15,000 रुपए कट्ठे का मुआवजा दिया जा रहा है, जो काफी कम है। किसानों ने सही मुआवजा मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। हम लोग के उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण आज जिलाधिकारी को आज है ना कम से कम 2015-16 से कार्य चल रहा है। अधिग्रहण किया, अधिग्रहण कर करके हम लोग के फिर जो है ना जमीन को जमाबंदी रद्द कर दिया। फिर पदाधिकारी सब मिल करके फिर काम किया, हम लोग रसीद कटाए। उसके बाद हम लोग आशा में थे कि अब हम लोग को मुआवजा मिलेगा उचित, लेकिन पूरे भारत में ऐसा उचित दाम नहीं है, क्योंकि 15,000 रुपये कट्ठा ये हम लोग का वोल्वेशन लगाया। हम लोग का सरकार से वही मांग की, हमारी जमीन पुल में चला गया, हम लोग का घर द्वार नहीं है रहने का। हम लोग का जमीन जगह का जो मुआवजा है सरकार हमको दे उचित मूल्य पर, और नहीं अगर देंगे तो हम लोग जो है ना संघर्ष करते रहेंगे। गया के नक्सल प्रभावित इलाके डुमरिया में सीआरपीएफ की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच सामान बांटे गए, साथ ही 3 नए बैरक का उद्घाटन भी हुआ। गांव के लोगों ने बताया कि सीआरपीएफ की वजह से इलाके में शांति आई है और अब कोई डर नहीं है। वहीं सीआरपीएफ के डीआईजी ने कहा कि नक्सली संगठन से जुड़े लोग सरेंडर कर रहे हैं। अनुरोध करूंगा कि सब कृपया मंच पर आ जाएं। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग और चाहते हैं कि इससे सीआरपीएफ आने से बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता है, रात उत में निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये सामान हम लोगों को क्रिकेट मिला है, क्रिकेट का। भारत सरकार के एसआरई के तहत कुछ हमें बजट प्राप्त हुआ था, उसके तहत 3 बैरकों के निर्माण का उद्घाटन
और इन्हें जवानों को समर्पित करना। इसके साथ ही साथ स्थानीय नागरिकों से बेहतर संबंध स्थापित रखने के उद्देश्य से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत विभिन्न सामग्रियों का वितरण जैसे कंबल, रेडियो, शॉल, बर्तन इत्यादि का वितरण किया गया है। मोतिहारी में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो 16 जनवरी का बताया जा रहा है, जिस दिन कोविड का टीकाकरण शुरू हुआ था। तस्वीरें सदर प्रखंड ऑफिस की बताई जा रही हैं। भोजपुरी गीत पर अस्पताल प्रभारी श्रवण पासवान आशा कार्यकर्ता के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वहीं वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने भी उनका हौसला बढ़ाया। बिहार में 10 फरवरी तक पहले फेज के कोरोना वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू होगा। दूसरे फेज में सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि पटना जिले में तैयारी पूरी कर ली गई है और 70,000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। बिहार में पहले फेज के कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य 10 फरवरी तक ही रखा गया है। ऐसे में दूसरे फेज को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। पटना जिला की क्या तैयारी है, सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह से ही जानेंगे। मैडम, कब तक ये लक्ष्य जो है आप लोगों का पूरा हो रहा है और दूसरे फेज को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? प्रथम चरण के लक्ष्य के लिए पूर्व में 10 फरवरी तक का डेट दिया गया था, लेकिन हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग में हमें कहा गया है कि 5 तारीख तक हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है और जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं सभी का इम्यूनाइजेशन 5 फरवरी तक हमें ख़त्म करना है। उसके लिए हम हर पीएससी को हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बताया कि आप अपना जो है प्लानिंग बना लीजिए और डिस्ट्रिक्ट को भेज दीजिए कि किस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। लेकिन पहले फेज का जो वैक्सीनेशन खत्म हो रहा है, फीडबैक कैसा मिल रहा है? अभी फीडबैक अच्छा ही मिल रहा है। लोग जो हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रभारी लोग, कि मैक्सिमम जो है वैक्सीनेशन हो जाए और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीकाकरण ही जो है कोविड से बचाएगा। और बात करते हैं ठंड के कहर की। सासाराम में ठंड का कहर जारी है। बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। खास तौर पर रात में ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने।
बर्फीली सर्द हवाओं ने मौसम के मिजाज को सर्द कर दिया है और मैं अभी सासाराम में हूँ। ये रात की तस्वीर है और मैं सासाराम के रेलवे स्टेशन पर हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार गरीबों की रात कटती है। बड़ी मुश्किल से एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे रात ढलती है पारा जो है, टेम्परेचर जो है काफ़ी नीचे चला जाता है, जिससे परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। और ऐसे लोग जिन्हें रात में रुकने का कहीं कोई ठिकाना नहीं है या फिर देर रात ट्रेन से उतरते हैं और उन्हें गांव देहात जाना होता है, ऐसे यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है जब उन लोगों को रात में यहाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे रात बीतती है ठंड बढ़ जाता है और सुबह में भी कुहासा का प्रकोप रहता है। तो इस प्रकार सासाराम में जो है सर्दी का जो सितम है वो जारी है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम।